हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज आपके लिए जो क्लास आई है वो एक ज़बरदस्त क्लास है, जो बहुत सारे लोगों की डिमांड भी है कि ये क्लास आनी चाहिए या आप चाहते हैं कि ये क्लास आए और इसे ज़रूरी भी है पढ़ना। तो हम आज लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 3, 4 और 5 की SCERT, जो बिहार की SCERT बुक है, उसका पूरा निचोड़ लेकर आया है। जो चीज़ें एग्जाम में आने वाली हैं वो सारी चीज़ें आपके बोर्ड पर दिखेंगी। ठीक है, तो हम आज जो है कक्षा 3 और 4 जो आपकी EVS है, बिहार SCERT का पर्यावरण की किताब है, कक्षा 3 और 4 का संपूर्ण निचोड़ हम देखेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वही वही लाइनें हमने उठाई है और पूरी बुक से ही लाइनें उठाई है, अलग से कहीं नहीं है। जो बुक में मैंने पूरी बुक पढ़ी है बहुत अच्छे से और अच्छे से उसको नोट किया है, फिर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो चीज़ें यहाँ बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, अगर बुक से बन रहे हैं तो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। और कक्षा 5 की बुक हम कल पढ़ेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा मैटर है। कक्षा 3 में बहुत कम मैटर है, कक्षा 4 में थोड़ा सा ज़्यादा मैटर है और 5 में और ज़्यादा मैटर है। तो ये जान, अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, SCERT कक्षा 3, 4, 5। और अगर आप बुक पढ़ना चाह रहे हैं कि हम पूरी बुक पढ़ेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। वहाँ ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसमें कक्षा 1 से 12 तक की SCERT, बिहार SCERT की पूरी बुक आपको लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, बुक जैसी बुक आपकी प्राइमरी में चलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखिए, इसको पढ़ने के बाद अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी बुक पढ़ के ही आपके सामने ये सारा कंटेंट रखा है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मना नहीं है, आप पढ़ सकते हैं एक बार, फिर आप मैच करा लीजिएगा। क्या जो ज़रूरी थी वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेंगी। 15, 20, 30 मिनट में आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो कक्षा 3 और 4 का संपूर्ण निचोड़ हम आज देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कक्षा 3 की जो बुक है आपकी, ये ऊपर लिखा हुआ है बिहार SCERT EVS कक्षा 3, 4, 5। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, वो थोड़ा स्क्रीन छोटी है फ़ोन की इसलिए नहीं दिख रहा है, बोर्ड बड़ा है। तो हम बात करें कक्षा 3 की EVS की बुक की। हम बात करते हैं कक्षा 3 EVS की बुक, जो पर्यावरण की बुक आपकी चलती है बिहार SCERT की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर NCERT नहीं, बिहार SCERT। यहाँ पर हम लिख देते हैं बिहार SCERT, ये बुक है आपकी। ठीक है, कक्षा 3 और 4 आज हम 3, 4 आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कक्षा 3 में क्या चीज़ें थी। मात्र 2-4 लाइनें थी, कुछ ज़्यादा नहीं कक्षा 3 में आपका पढ़ने वाला। तो कक्षा 3 में जो आपका है, तो यहाँ उसमें लिखा हुआ है कि सिलाव का जो है खाजा प्रसिद्ध है और बाढ़ की लाई प्रसिद्ध है। ये लाइनें याद रखेगा। हो सकता है कभी कभी NCERT जब आप सीटेट का एग्जाम देते होंगे तो लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपके उठा लिए जाते हैं। तो ऐसे ही आप देख लीजिए कि EVS कक्षा 3 में क्या दिया हुआ है। सिलाव का जो है खाजा प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। खाजा कहाँ का प्रसिद्ध है? सिलाव का प्रसिद्ध है। और बाढ़ की लाई प्रसिद्ध है, बाढ़ की लाई प्रसिद्ध है। और जो भोजपुर है, ठीक है, बिहार में जो भोजपुर जिला है वहाँ का लिट्टी चोखा बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन ही सकता है आपका। और मिथिला की जो है दही चूड़ा, वहाँ पे दही चूड़ा लोग खाते हैं ज़्यादातर, तो दही चूड़ा जो है मिथिला का आपका प्रसिद्ध है। फिर आगे हम बात करेंगे, इसी बुक में आपका दिया हुआ था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो है इडली डोसा पसंद है। और एक लाइन और लिखी हुई थी, केरल के लोग जो है नारियल के तेल का उपयोग भोजन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं उसमें लिखा हुआ था केरल के जो लोग हैं, ठीक है, नारियल के तेल का उपयोग भोजन में करते हैं। नारियल के तेल का उपयोग भोजन में करते हैं, तेल का उपयोग करते हैं भोजन में। ठीक है, का उपयोग भोजन में, ये चीज़ें हो गई। फिर हम देखते हैं वहाँ इसमें लिखा हुआ है, एक आपका गांव का नाम लिखा हुआ था दानापुर और गौरा। ये कहाँ है आपका? लखीसराय ज़िले में है, तो ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है, दानापुर और गौरा आपका लखीसराय ज़िले में है। बस इतनी चीज़ें कक्षा 3 के EVS में थी आपकी, इसके अलावा कुछ नहीं था EVS में आपका। तो इतनी चीज़ों को देखें तो एक बार हम और देख लेते हैं कक्षा 3 की EVS। सिलाव का खाजा, बाढ़ की लाई, और क्या है आपका? भोजपुर का लिट्टी चोखा, और मिथिला का क्या है आपका? दही चूड़ा। और हम बात करेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में इडली डोसा पसंद है लोगों को, इडली डोसा वहाँ का प्रसिद्ध है। और केरल के लोग जो है नारियल के तेल में भोजन पकाकर खाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे हमने क्या देखा है कि दानापुर और गौरा ये लखीसराय ज़िले में पड़ता है, ये गांव है। बस इतनी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। तो कक्षा 3 आपका हो गया। अब हम देखते हैं कक्षा 4 की EVS के बारे में। ओके, चलिए कक्षा 4 की EVS के बारे में हम देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कक्षा 4 की EVS की किताब आपकी है पर्यावरण की, इन्वायरमेंट की। तो यहाँ उसमें लिखा हुआ है आपका कि सुअर के बच्चे को छौना कहते हैं, याद रखिएगा। सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं? छौना कहते हैं। अगर हम बात करें तो ये भी लिखा हुआ है कि मगर, घड़ियाल और कछुआ जो है ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, और चमगादड़, व्हेल और डॉल्फिन ये बच्चे देते हैं। इतनी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, वो चीज़ें आपको मिल गई। देखिए यहाँ एक्स्ट्रा हम आपको नहीं बता रहे हैं, बस बुक का ही हम मैटर लेके आए हैं और बुक्स में ही बता रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हमने नोट की हैं ये आप देख सकते हैं। पूरी बुक पढ़ के हमने नोट्स बनाया है पूरा, उसके बाद ही आपको बता रहे हैं। ओके,
ये सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कक्षा 3, 4, 5 ईवीएस का अगर बुक आपको पढ़नी है तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये क्लास देखने के बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत होगी, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हमने देखा सुअर के बच्चे को छौना कहते हैं, मगर, घड़ियाल और कछुआ जो है अंडे देता है, और चमगादड़ और व्हेल और डॉल्फिन ये क्या बच्चे देते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका पूछा भी जा सकता है कि सिखों के 10वें गुरु थे, कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम जानेंगे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था, और पटना में एक गुरुद्वारा है तख्त हरमिंदर साहिब। ये गुरुद्वारा प्रसिद्ध है पटना के लिए, तो याद रखेंगे हम। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तख्त हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि पटना में है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है। ओके, तो क्या इनका गुरुद्वारा क्या कहलाता है? तख्त हरमिंदर साहिब कहलाता है, कह सकते हैं सीधे ऐसे ही, ठीक है, कहलाता है। तो हमने क्या देखा कि जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं, इनका गुरुद्वारा क्या कहलाता है? गुरुद्वारा कहलाता है तख्त हरमिंदर साहिब तख्त कहलाता है। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। जन्म कहाँ हुआ? पटना में। फिर बात करेंगे रेगिस्तानी ओक। आपने ये एनसीईआरटी में भी देखा होगा और सीटेट में अक्सर पूछा जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक पौधा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एक पेड़ है रेगिस्तानी ओक। तो ये क्या होता है? ये ऊंचाई में, जो आपका नॉर्मल कमरा होता है उसका ऊंचाई में लगभग आपके कमरे के बराबर होता है, ठीक है, और इसकी जड़ें जो होती हैं ज़मीन में 30 गुना अंदर तक गहराई तक चली गई होती हैं, और ये जड़ें तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक इसे पानी नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो इसकी जड़ें जो हैं तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक ये पानी तक ना पहुंच जाएं। और कारण क्या है कि जब कभी यहाँ पर पानी की कमी होती है तो लोग उसके तने में पाइप डालकर पानी निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जड़ें तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक पानी ना मिल जाए। तो जड़ें जो है तब तक बढ़ती हैं जब तक पानी तक ना पहुँच जाए, बढ़ती रहती है जब तक पानी तक ना पहुँच जाए। और किस लिए? कारण क्या है? कारण ये है कि लोग यहाँ पर क्या होता है, पानी की जब कमी होती है तो इसके तने में पाइप डालकर पानी को निकालते हैं, तने में पाइप डालकर, ठीक है। जब आप सीटेट आपने दिया होगा तो एनसीईआरटी पे आपने पढ़ा होगा, ये सीधा सीधा दिखा हुआ था। तो ये चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलियाई जो ओक है, सॉरी रेगिस्तानी ओक है, उसके बारे में समझ में आया होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऊंचाई लगभग आपके कमरे के बराबर होती है और इसकी जड़ें 30 गुना ज़मीन के अंदर तक होती हैं और तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक के पानी न मिल जाए उन्हें, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तोता कहाँ पर रहता है? कोटर में। ये आवाज़ की बात आ गई यहाँ पर। और कौवा जो है, कौवा का घोंसला कैसे होता है? कटीला और कठोर, ठीक है, कटीला और कठोर घोंसला होता है कौवे का। और तोता जो है कोटर में रहता है, और कबूतर है कहीं भी रह लेता है। आप देखते होंगे आपके घर में भी, छत पे भी ऐसे रह लेता है। तो ये कोई पर्टिकुलर इसका घोंसला नहीं होता है। और दर्जन चिड़िया की बात करेंगे तो घास के मजबूत रेशे से पत्तों को सिलकर ये अपना घोंसला बनाती है। तो दर्जन चिड़िया जो है घास के मजबूत रेशे से पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। और आप जब डिटेल में पढ़ेंगे पर्यावरण तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस आपको ये वही चीज़ें मिल रही हैं जो बुक में है आपके, ठीक है, जो बुक में है सीईआरटी, जो आपकी बिहार एससीईआरटी की बुक है, बस उसमें उतनी चीज़ें हैं। अब बात करेंगे मधुमक्खी की। तो मधुमक्खी जो है 3 प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है बिहार में। बिहार की बुक में लिखा हुआ है आपका, क्योंकि मधुमक्खी पालन वहीं पर ज़्यादा होता है। 3 प्रकार की पाई जाती है। एक सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है, एक मध्यम आकार की, एक छोटे आकार की होती है। तो सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी होती है उसे हम रानी मधुमक्खी कहते हैं। और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है मात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है, ठीक है। एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी कौन सी होती है? रानी मधुमक्खी होती है। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि एकमात्र जो है अंडे देने वाली मधुमक्खी कौन होती है? तो रानी मधुमक्खी होती है। और ये जो आपकी छोटे आकार की मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है, ये छत्तों का निर्माण करती है और नर मधुमक्खी इसी में इसका सहयोग करता है, बस और कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो हमने क्या देखा? मधुमक्खियाँ 3 प्रकार की हैं, एक बड़े आकार की, मध्यम आकार की, छोटे आकार की। जो बड़े आकार की है वो एक रानी मधुमक्खी है, उसका एकमात्र काम क्या है? अंडे देना, वो एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी है। और जो छोटे आकार की मादा श्रमिक मधुमक्खी है, छत्तों का निर्माण करती है, और नर मधुमक्खी जो है उसी का सहयोग करती है, बस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, वहाँ आपके लिखा हुआ है कि ककोतल जलप्रपात कहाँ पर है? ये नवादा में है, याद रखेंगे। और कन्याकुमारी आपका हिंद महासागर के तट पर है। ये सारी चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ककोतल जलप्रपात कहाँ पर है? नवादा में है। कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर है। अब बात करेंगे पटना में एक आपका ओवर ब्रिज है, उसका नाम क्या है? चिरैया टांड़ ओवर ब्रिज। याद रखिए, हो सकता है आपका पूछ लिया जाए। तो चिरैया टांड़ ओवर ब्रिज कहाँ पर है? पटना में है। राजगीर में आपका एक रज्जू मार्ग है। रज्जू मार्ग मतलब रस्सी का रास्ता, ठीक है, रस्सी का रास्ता। रज्जू मतलब रस्सी का रास्ता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। फिर बात करेंगे गंगा नदी पर यहाँ पर कौन सा पुल बना हुआ है? आपका महात्मा गांधी सेतु बना है, ये भी याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि बिहार में गंगा नदी पर कौन सा पुल बना हुआ है? तो महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है, शायद ये पटना में है, ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम जो आपका पूछा जाता है, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी पढ़ेंगे, एक नाम आपका भरत मिश्र, ठीक है।
आप ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी नाम पढ़ेंगे भरत मिश्र का नाम। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रामपुर शाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म हुआ था रामपुर शाहाबाद में। ये दृष्टिबाधित थे, इन्हें दिखाई नहीं देता था, ठीक है। ये क्या थे? दृष्टिबाधित थे, ये दृष्टिबाधित थे, ठीक है। तो लोगों की बहुत सारे ताने इनके पास आते थे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन इनके दादाजी ने इन्हें बहुत अच्छे से शिक्षा दी, बहुत अच्छा सा PhD किया इन्होंने, बहुत अच्छे से चीज़ें की। तो हम बात करेंगे सन 1989 में, सॉरी 1989 में, ठीक है। 1989 में हम बात करेंगे, यानी 1979 में। उस समय राष्ट्रपति जब थे नीलम संजीव रेड्डी, उस समय जो है भरत मिश्र को श्रेष्ठ निःशक्त कर्मचारी का पुरस्कार मिला था, ठीक है। भरत मिश्र को 1989 में नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा श्रेष्ठ निःशक्त कर्मचारी पुरस्कार दिया गया था और ये दृष्टिबाधित थे, ठीक है। और भरत मिश्र रामपुर शाहाबाद इनका जन्म हुआ था। फिर बात करेंगे 1985 में ज्ञानी जैल सिंह जब क्या थे? राष्ट्रपति थे। उस समय इन्हें क्या मिला? पद्मश्री मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपका कि भरत मिश्र को जो है कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री मिला था। या कौन सा निःशक्त कर्मचारी थे या निःशक्त व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया था और उन्हें पद्मश्री भी मिला था। तो भरत मिश्र आपके लिए महत्वपूर्ण नाम बनता है, ठीक है। तो ये देखें 1985 में इन्हें पद्मश्री मिला और एक निःशक्त कर्मचारी श्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला और दृष्टिबाधित थे। जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर शाहाबाद में, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं गया में। तो यहाँ बात की गई है कि एक विष्णुपद मंदिर है गया में और एक है मंगला गौरी मंदिर। जब हम आपको बिहार स्पेशल पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको विष्णुपद मंदिर के बारे में बताया है। यहाँ पर जब पितृपक्ष होता है तो लोग इस पितृपक्ष के मौसम में जो है जाते हैं, यहाँ पर इस मंदिर में जाते हैं गया में, ठीक है। और गया के पास ही बोध गया भी है, तो इसको भी याद रखेगा। और यहीं पर कहा जाता है पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गया जो है विष्णुपद मंदिर है, यहाँ पर पितृपक्ष में लोग जाते हैं। और मंगला गौरी मंदिर भी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, कि कहाँ पर है। सीधे सीधे मंदिर आपका स्थान पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे कोडरका, ठीक है। कोडरका एक स्थान है। यहाँ पर क्या अबरक जो है, अबरक के खान भरे पड़े हैं। अबरक क्या है अब ये मुझे नहीं मालूम, ये पता करना पड़ेगा कि अबरक है क्या। तो कोडरका में अबरक के खान भरे पड़े हैं, ये लाइन भी याद रखिएगा क्योंकि आपकी बुक में लिखी हुई थी, तो इसलिए मुझे यहाँ लाना पड़ा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे पारसनाथ का पहाड़, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पारसनाथ का पहाड़। तो ये बिहार एवं झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, याद रखेंगे। पारसनाथ का पहाड़ जो है बिहार एवं झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। और यहीं पर क्या है? पार्श्वनाथ का मंदिर है। पार्श्वनाथ कौन थे? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, वो है पार्श्वनाथ नाम था, 23वें तीर्थंकर, ठीक है। और महावीर स्वामी कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे, याद रखेंगे, ठीक है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ पर है? पारसनाथ के पहाड़ पर है। और पारसनाथ का पहाड़ जो है आपका बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए हम और चीज़ें आगे की जानते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपकी बुक में ही मिलेंगी। जब आप बुक पढ़ेंगे, अगर बुक पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने यहाँ पर आपकी डाल दी हैं। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप 3, 4, 5 की EVS पढ़ें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं है, कोई मेरा ये नहीं है कि आप नहीं इसी को पढ़िए। लेकिन ये है मैंने सारी चीज़ें पढ़ के बहुत अच्छे से तैयार करके फिर आपको बताया है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं गोमो लिखा हुआ, ठीक है। गोमो क्या है? एक स्थान का नाम है, ठीक है। ये जो गोमो लिखा हुआ है, गोमो क्या है? एक स्थान का नाम है। ये स्थान हुआ है जहाँ पर अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को कैद करके रखा था। किसने? अंग्रेजों ने, ठीक है। अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को कैद करके रखा था। तो वो स्थान कौन सा था? गोमो। अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि गोमो स्थान पर अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को कैद करके रखा था, ठीक है। और यहीं से क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस जो है भाग गए थे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की सहायता से फिर से अंग्रेजों पर हमला कर दिया था। तो इतनी चीज़ों को याद रखेंगे, सिर्फ क्या याद रखेंगे? गोमो स्थान पर अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को कैद करके रखा था, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं झालदा। झालदा क्या है? एक स्थान है ये भी, और ये कहाँ पर पड़ता है? आपका पश्चिम बंगाल में। ये झालदा पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पर बांग्ला भाषा बोली जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में पड़ता है और यहाँ पर बांग्ला भाषा बोलते हैं, तो इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे झारखंड में कुछ जनजातियाँ हैं, इनके बारे में देख लेंगे। एक उरांव जनजाति पड़ती है आपकी, मिलती है, और एक बिरहोर, और एक मुंडा, संथाल और मुंडारी, ठीक है। मुंडा, संथाल और मुंडारी। तो जो मुंडा, संथाल एवं मुंडारी है, ये संथाली भाषा बोलती है, संथाली भाषा। और जो ये आपकी उरांव जनजाति है, ये बोलती है कुडुख भाषा, ठीक है, कुडुख भाषा। तो इन चीज़ों को बस इतना याद रखेंगे आप, ठीक है।
इतना याद रखेंगे आप। तो क्या याद रखेंगे कि झारखंड में जनजातियाँ कौन कौन सी है? उराव जनजाति, बिरहोर और मुंडा, संथाल, मुंडारी। तो जो मुंडा, संथाल, मुंडारी है ये संथाली भाषा बोलती है, संथाली भाषा का प्रयोग करती है, ठीक है। और हम बात करेंगे ये आपकी जो उराव जनजाति है ये कुडुख भाषा बोलती है, ये नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके अतिरिक्त कुछ भाषा और है जो झारखंड में बोली जाती है, वो सादरी है, नागपुरी है, खोरठा है। ये बोली कहाँ बोली जाती है? आपकी झारखंड में बोली जाती है, ठीक है, झारखंड में बोली जाती है। तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो PDF इसकी आज पड़ जाएगी, ठीक है। बाकी क्लासेस की मैंने नहीं डाली है, वो डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस क्लास की आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या है? सादरी, नागपुरी, खोरठा बोली जो है झारखंड में बोली जाती है। और जनजातियों के बारे में हमने जान लिया। अब हम कुछ बिहार के स्थान भी ले लेंगे और वहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी बोली बोली जाती है। यहाँ सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, कक्षा 4 की बुक में। चलिए हम बात करते हैं पटना, गया और नालंदा में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी भाषा? मगही बोली जाती है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, यहाँ पर बोली जाती है वज्जिका, ठीक है। और दरभंगा और मधुबनी में मैथिली बोली जाती है। और बात करेंगे मुंगेर और भागलपुर में अंगिका बोली जाती है। और भोजपुर, रोहतास में भोजपुरी बोली जाती है। तो ये सारी भाषाएं हो गई आपकी बिहार की, जो आपकी किताब में थी, बस उतनी ही हमने देखी है। अगर आप बिहार स्पेशल को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे। बिहार स्पेशल के नाम से मैंने बिहार का भूगोल खत्म करा दिया है आपका। अब अर्थशास्त्र हमको खत्म कराना है, 2-3 दिन में अर्थशास्त्र भी खत्म कर देंगे, फिर राज्य व्यवस्था, इतिहास, ये सारी चीज़ें और विविध सारी चीज़ें लेके चलेंगे। कम से कम समय में कोशिश करेंगे कि ये मान के चलिए कि मेरा टारगेट है कि लगभग 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक आपका पूरा बिहार स्पेशल हम खत्म करा देंगे, एक एक टॉपिक खत्म करा देंगे। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार स्पेशल आपका एक ही है, वहाँ से इतिहास से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, ज्योग्राफी के भी बनेंगे क्वेश्चन, विविध के भी बनेंगे, इकोनॉमिक्स से भी बनेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बनेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, बिहार स्पेशल भी आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो क्या देखा हमने? भाषा के बारे में बात कर रहे थे। तो पटना, गया और नालंदा में मगही बोली जाती है, वैशाली, मुजफ्फरपुर में वज्जिका बोली जाती है, और दरभंगा, मधुबनी में मैथिली बोली जाती है, मुंगेर और भागलपुर में अंगिका बोली जाती है, और मुंगेर और रोहतास में क्या बोली जाती है? भोजपुरी। और रांची में क्या है? रांची में आपका भारी मशीन का कारखाना है, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। और कांके का पागलखाना जो है प्रसिद्ध है, नेतरहाट और जोहा जलप्रपात कहाँ है? बिहार में है आपका, ठीक है। और अगर ये डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप फिर बिहार स्पेशल देखिए। तो ये चीज़ें हो गई, हमने EVS देख ली, ठीक है, EVS देख ली कक्षा 3 और 4 की बिहार SCERT की, ठीक है। कक्षा 3 और 4 की हमने किसकी देख ली? बिहार SCERT की, ठीक है। देखिए अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो कोई मना नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपको बुक में कुछ नहीं मिलेगा पढ़ने लायक, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा बुक में। बिना मतलब का आप 5 घंटे बर्बाद करेंगे 2 बुक पढ़ने के लिए, अच्छे खासे समय बर्बाद। कम से कम अगर आप कुछ नहीं बर्बाद करेंगे तो 4 घंटे जरूर पढ़ेंगे। कक्षा 3 और 4 की बुक मिला के अगर 5 को पढ़ेंगे तो कहिए आपके 3-4 घंटे कक्षा 5 की बुक में अकेले निकल जाएंगे। तो अगर आप अपना समय बचाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप अन्यथा पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पूरा कंटेंट है कक्षा 3 और 4 का। चाहे आप बुक पढ़ के देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको वहीं से मिलेंगी, ठीक है। जितनी भी चीज़ें थी, यानी कि जितना भी कह सकते हैं ना कि मसाला था एग्जाम में आने वाला, सारा हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो इस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, यहाँ हम आपको जो है बिहार SCERT, जहाँ पर आपको सारी बुक मिल जाएगी, उसका ऐप की लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो वहाँ से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और 1 से 12 तक की बुक वहाँ आपको मिल जाएगी। तो आप चाहें तो बुक भी पढ़ सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। और हम कक्षा 5 की EVS पढ़ेंगे कल, ठीक है। देखिए जितना आज का समय लगा है आपका 3 और 4 पढ़ने में, उससे कहीं ज़्यादा दूना समय आपको कक्षा 5 की EVS पढ़ने में लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है स्तर भी बढ़ता जाएगा। देखिए कक्षा 3 में आपका कुछ नहीं था, कक्षा 4 में इतनी चीज़ें थी और कक्षा 5 में और ज़्यादा चीज़ें हैं। कक्षा 5 को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये देख सकते हैं आपने, हमने यहाँ पर पूरी ये नोट्स इसकी बना ली है कक्षा 5 की, और ये आपको बेहतर तरीके से हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, कम चीज़ें नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए कक्षा 3, 4 की आ जाइए, 5 की हम कल लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ ही एक बात और सुन लीजिए मेरी, अगर आपने बिहार स्पेशल नहीं पढ़ा है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने बिहार स्पेशल नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर चल रहे बिहार स्पेशल देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी हम कर रहे हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो हिंदी जितनी हमने पढ़ाई है वहाँ से आपके अच्छे खासे मात्रा में कम से कम 40-50 नंबर आ जाएंगे, तो आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हिंदी भी हमने प्रोवाइड कराई है। अब विविध या जीके आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे आप जाएंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। जीके की छोटी छोटी वीडियो, याद कराने वाली रिवीजन वीडियो, सारी वीडियो पड़ी हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।